नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। सतना जिले की रैगांव विधानसभा सीट बीजेपी के लिए साख का सवाल बन गई है। इस सीट पर कब्जा बरकरार रखने के लिए भाजपा जोर लगाती नजर आ रही है। आलम यह है कि राज्य के करीब आधा दर्जन मंत्री इस विधानसभा क्षेत्र में डेरा डाले हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 7 बार दौरा कर चुके हैं। चुनावी मैदान में बीजेपी से प्रतिमा बागरी और कांग्रेस से कल्पना वर्मा के बीच कांटे की टक्कर का अनुमान जताया जा रहा है। अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व रैगांव सीट पर दलित वोटर्स उम्मीदवारों की हार और जीत में अहम भूमिका निभा सकते हैं। बीएसपी के चुनाव मैदान में नहीं होने से कांग्रेस में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उम्मीद भी जगी है। कांग्रेस इस सीट पर 35 साल से नहीं जीती। कांग्रेस ने अब तक केवल 1980 और 1985 में यह सीट जीती थी। दोनों ही मुकाबलों में कांग्रेस के रामेश्वर प्रसाद ने बीजेपी के जुगल किशोर बागरी को हराया था। बीएसपी के वोट बैंक में बीजेपी सेंध लगाने की कोशिश में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और 6 मंत्री किलेबंदी में जुटे हैं। यहां तक कि शिवराज ने दशहरा भी सतना में ही मनाया, जबकि कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया पिछले 2 महीने से यहां डेरा डाले हैं। कांग्रेस की ओर से अभी तक पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने कई सभाएं की हैं। कांग्रेस बीजेपी के उम्मीदवारों की बात करें तो कल्पना जहां बीते विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस से प्रत्याशी रह चुकी हैं, जबकि प्रतिमा को बीजेपी ने पहली बार प्रत्याशी बनाया है। राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि से जुड़ी प्रतिमा के पिता जयप्रताप बागरी और मां कमलेश बागरी दोनों ही एक ही कार्यकाल में जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए थे। प्रतिमा को अनुभव के मामले में थोड़ा सा कमतर माना जा रहा है। उन्हें पार्टी कार्यकर्ता होने के बावजूद पैराशूट कैंडिडेट बताकर प्रचारित किया जा रहा है। बीजेपी के लिए मुश्किल यह है कि इस चुनाव में स्थानीय मुद्दों के साथ साथ महंगाई का मुद्दा भी हावी है। अब देखना यह होगा कि आखिर 1977 में अस्तित्व में आई ये रैगांव विधानसभा किसके पाले में जाती है। और लगातार दोनों दल पूरी अपनी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसको इसका लाभ मिल पाएगा, किस तरह के समीकरण सेट हो पाएंगे, इन्हीं कुछ तमाम मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शंकर लाल तिवारी जी, पूर्व विधायक बीजेपी से, तो वहीं कविता पांडे, सह प्रभारी रैगांव कांग्रेस विधानसभा कांग्रेस से। बहुत बहुत स्वागत है दोनों मेहमानों का हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मेरा सवाल कविता जी आपसे है। तमाम तैयारियां की जा रही हैं, दोनों पक्ष लगातार कोशिशें कर रहे हैं और अपने अपने हिसाब से समीकरण भी साध रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अगर बात की जाए बसपा को लेकर, बसपा ने आमतौर पर उपचुनावों में बसपा लड़ती नहीं है, लेकिन इस बार जब बसपा नहीं लड़ रही है तो कांग्रेस को जो उम्मीदें जगी हैं वो कितनी उम्मीदें हैं, क्या कुछ इसका लाभ कांग्रेस को मिल पाएगा? कविता जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए पुनः जुड़ने की कोशिश करेंगे। मैं टीम से कहूंगा कि एक बार फिर से कविता जी को सही तरीके से जुड़ें। शंकर लाल तिवारी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरह से तैयारियां जो चल रही हैं, किस तरह से देख रहे हैं, और खास करके जब बसपा चूंकि इस पूरे खेल में नहीं है, इसका फायदा कांग्रेस को बताया जा रहा है कि बसपा का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। कैसे आप देखते हैं, किस तरह से ये समीकरण सेट है? देखिए, मेरा इतने कहना है कि वोट को अपने लिए ले लेना तो आसान रहता है किसी भी प्रत्याशी के लिए। दल का जहां मामला है, जैसे राष्ट्रीय दल जो है, उनके मतदाता कुछ जितने प्रतिशत के, चाहे जितने प्रतिशत के हो, प्रतिबद्ध मतदाता होते हैं, जिन्हें हम लोग परंपरागत मतदाता कहते हैं। पिछले 5 बार से रैगांव विधानसभा सीट में निरंतर हमारी जीत में एक बार को छोड़ के, और वहाँ परंपरागत मतदाताओं को पार्टी की विचारधारा से जोड़ करके, और काफी 2-2, 3-3 पुस्त से लोग वहाँ बीजेपी को, कमल को वोट दे रहे। इन परिस्थितियों में हमें वहाँ न बीएसपी से कोई खतरा है, न कांग्रेस से कोई गिला। हमारा यही कहना है कि अब तो 7-8 दिन बचे हैं। हमारे एक कहावत है, नाई रे नाई मेरे सिर में बाल कितने। तो नाई का जवाब है कि अभी सर में काटे देता हूँ, आप देख लीजिएगा कितने होंगे। लेकिन जिस तरह से प्रत्याशियों का चयन किया है, नाराजगी, तमाम ऐसे फैक्टर रहते हैं जो कहीं ना कहीं विपरीत काम करते हैं। देखिए, प्रत्येक चुनाव में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होता है, कोई पार्टी में नहीं होता जिसमें 2-4 प्रमुख व्यक्ति
वैसे तो 10 लोग मांगने लगते हैं, पर उनको छोड़ भी दें तो 2-4 के बीच में कंपटीशन पार्टी के अंदर रहता है, और जब एक को मिलती है तो कुछ थोड़ी बहुत तकलीफ होना ये नेचुरल फैक्टर है। और वो कांग्रेस में भी हुआ होगा, क्योंकि कांग्रेस में भी मैंने कई लोग टिकट मांग रहे थे। उषा चौधरी जो विधायक रह चुकी है उस क्षेत्र से, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया लोकसभा चुनाव के आसपास, विधानसभा चुनाव हारने के बाद। उषा चौधरी भी सोचती थी कि मुझे राहुल भैया पार्टी में लेके आए हैं और मुझको राहुल भैया टिकट जरूर दिला देंगे, पर राहुल भैया उनको टिकट नहीं दिला पाए। टिकट तो कमलनाथ, वहां तो कोटा है कांग्रेस के अंदर, तो कमलनाथ जी ने राहुल को उपेक्षा करके, और राहुल जी को कोई भी न जवाबदारी। राहुल जी तो अभी वहां पर स्टार प्रचारक के रूप में बनाए गए, जब तो वो आए और उन्होंने काम करना शुरू किया। और वस्तु स्थिति है कि कमलनाथ जी के पॉकेट से वहां लखन घनघोरिया निकले, और इस नाते कांग्रेस में भी वही स्थिति है। अपन आंक सकते हैं हमारे यहाँ, तो मैं खुद भी उस क्षेत्र में थोड़ी बहुत एक कार्यकर्ता के नाते जा रहा हूँ। अभी मैं नरेंद्र सिंह जी तोमर की सभा करा करके बिल्कुल वहीं बिल्कुल इस बात को लेकर के भी हम चर्चा करेंगे। कविता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। कविता जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? कविता जी, आप सुन पा रही हैं? हाँ जी जी कविता जी, जिस तरह से तमाम तैयारियां चल रही हैं, दोनों पार्टियां अपना भरसक प्रयास कर रही हैं। एक तरफ जो प्रदेश में बीजेपी सरकार है, बताया जा रहा है 6 मंत्री वहां स्थायी बने हुए हैं, और लगातार बीजेपी की ये कोशिश है कि ये सीट कहीं ना हार से ना निकल जाए। कांग्रेस को लेकर बात करें, बसपा इस बार मैदान में उपचुनावों में आमतौर पर रहती नहीं है, इस बार नहीं है। क्या कुछ फायदा बसपा का कांग्रेस को मिलने जा रहा है? जुगल कक्का के असामयिक निधन के कारण यह सीट रिक्त हुई। मैं उनकी पुण्यात्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और नमन करते हैं। वो हमारे परिवार के सदस्य थे। जुगल कक्का ने अपना पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी को दान कर दिया, जीवन होम कर दिया, और उनके परिवार की उपेक्षा की गई। और पुष्पराज और देवराज जो दोनों भाई, उनके बीच में जानबूझ के यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लड़ाई कराई, और पता लगा 2 जन की लड़ाई में तीसरा बाजी मार गया। आदरणीय शंकर लाल जी जब बोल रहे थे तो अपना घर नहीं देखते और दूसरों के घर में भारतीय जनता पार्टी को झांकने की बड़ी बीमारी है। कांग्रेस पार्टी रैगांव चुनाव जरूर जीतेगी, हर हाल में जीतेगी। यह बात मैं विगत 10 दिन से यहाँ हूँ, अभी भी मैं सिद्धपुरा में हूँ और यहाँ पर बिजली नहीं है। आप देख रहे होंगे कि एक बच्चा टॉर्च जलाकर मुझे लाइट दे रहा है और मैं बड़ी मुश्किल से आपसे बातचीत कर पा रही हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी 15-16 साल से सरकार में है और अभी तो लूट कर बनी सरकार के मुख्यमंत्री जी हैं, और 7 बार वो अपने उड़न खटोला से यहाँ दर्शन देने आ चुके हैं। यहाँ पर ना तो कॉलेज है, संसाधन विहीन है, खाद के लिए मारामारी मची हुई है, किसान परेशान है, लाठी चल रही है। आज मैं दोपहर में मोहारी गांव में थी तो वहां के लोग कह रहे थे कि मुझे दीदी खाद दिला दीजिए। तो खाद महंगी है, 1200 रुपए की जो खाद की बोरे मिला करती थी उसका रेट इन्होंने आनंद फान में 1700 कर दिया। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि इतने भयाक्रांत है कि 7 मिनिस्टर रीवा, सतना, सीधी आसपास के जितने वो डेरा पड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि क्या होने वाला है। चीफ मिनिस्टर एक इलाके में 7 बार आए तो अंदाजा लगा लीजिए कि हार का इनको कितना डर है। अब बुरी हार की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। और मुझे जहां तक जानकारी है कि शंकरलाल तिवारी जी मेरे चाचा जी लगते हैं रिश्ते में, ये भी चाहते हैं कि हार जाए। प्रणाम बेटा, प्रणाम निवेदित करती हूँ चाचा जी। कविता लेकिन मैं प्रणाम कर रहा हूँ। लगातार गांव में, मैं अभी भी सिद्धपुरा गांव में हूँ। मैं मोहारी गांव में दोपहर में थी। किसी भी गांव में यदि हम जाते हैं और पानी मांग ले तो पानी इतना नमकीन पानी रहता है, कैसे यहाँ के लोग पीते होंगे। हर आदमी को उसके शरीर में कैल्शियम चला जाता है। अब पानी की व्यापक पैमाने में समस्या है। 35 साल से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर राज किया है और यहाँ कांग्रेस नहीं थी, तो आप किसको जवाब दे इस बात के लिए मानेंगे। अब पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़कें नहीं है, संसाधनों का अभाव है। और यहाँ के जो लाखों बच्चे हैं सतना जाते हैं। एक बेटी से मैंने पूछा, कल मैं शिवराजपुर में थी,
मैंने बिटिया से पूछा कि बेटी तुम पढ़ती कहाँ हो? भारतीय जनता पार्टी कहती है बेटी पढ़ाओ। अरे कहाँ से पढ़ाओ भैया रेगांव वालों के बिटियन को? 40 रुपया आना, 40 रुपया जाना, 20 रुपया ऑटो का, तो 100 रुपए मतलब महीने में 3000 रुपए। तो किसी का पिता जब 50,000 1 लाख रुपया कमाए तब अपनी को बिटिया को पढ़ाए, क्योंकि 3000 रुपए तो उसका ऑटो और बस का लग जाता है। शिवराज सिंह, आपको हैरानी होगी, मुझे दुख हो रहा है कि एक मैं शिवराजपुर गई तो मुख्यमंत्री को एक छोटा सा बच्चा कह रहा था लबरा कौन, लबरा कौन, तो पूरी जनता कह रही थी शिवराज सिंह, शिवराज सिंह। तो मैंने कहा मामला क्या है भाई? बोले विगत 15 वर्षों में शिवराज सिंह जी भी जितनी बार आए, हम रेगांव में कॉलेज बनाएंगे, हम रेगांव में कॉलेज बनाएंगे। हमारे विंध्य प्रदेश में बघेलखंड में झूठ जो बार बार बोलता है उस आदमी को लबरा कहा जाता है। तो आज शिवराज सिंह को मामा छोड़ के लबरा शिवराज सिंह इस इलाके में कहा जाता है। बड़े दुख की बात है। मैंने बल्कि कहा कि बच्चे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में ऐसा मत बोलो, लेकिन वो बोल रहे थे क्या करें, और लड़कियां, युवा, बेरोजगारी, ये आलम है कि एक वोट कोई नहीं देने वाला है। अब भयाक्रांत कर्मचारी अधिकारियों को, मैं एक गांव में अभी थी डामा में, तो पता चला कि एक सेक्रेटरी आ रहा है, एक लड़की से कह रहा है कि आप दस्तखत करो, हम तुम्हारा पेंशन बनवाएंगे। आचार संहिता का खुला उल्लंघन कर रहे हैं ये, और सरकार के, जिला प्रशासन के हुक्म और हुक्मरानी से ये चुनाव जीतना जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी, हम जीतेंगे, कल्पना के सिर पर ताज होगा और रेगांव का विकास होगा। चलिए तिवारी जी, जिस तरह से जो तमाम मुद्दे हैं, जमीनी स्तर के मुद्दे हैं, लंबे समय से बीजेपी का शासन रहा, प्रदेश में रहा, स्थानीय जगह पर रहा, लेकिन उसके बावजूद भी शिकायतें क्यों बनी है? और खास करके कॉलेज को लेकर के जो लंबे समय से एक मांग चली आ रही है, वादे किए जाते हैं, हर बार कह दिया जाता है, लेकिन जब फिर चुनाव आया, फिर लोगों को एक बार भरोसा दिलाने की कोशिश है कि फिर से हम कोशिश करेंगे, विकास करेंगे, हमारे प्रत्याशी को जितवाइए। आखिर क्यों चुने फिर जनता आपको? मैं बड़ी विनम्रता से आदरणीय कविता जी को और आपको, दोनों लोगों को आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूँ कि कॉलेज वहाँ खुल चुका है, एडमिशन शुरू हो गए हैं। कृपया अगर ये बात मुझे झूठ लगे, वैसे कविता जी मानेंगी तो मैं उनसे झूठ नहीं बोलूंगा जब वो बैठी हैं तो, और न बड़ी बहुत उनकी बात का जवाब ही दे पाऊंगा हर बात का। वो विपक्ष में है, उनको पूरा आगे कुछ तो भी कहने का। वो कह रही कि एक वोट नहीं मिलेगा बीजेपी को। अब इतने भावेश में अगर वो है तो मैं उनकी जानकारी में एक बात ये ला देता हूँ कि कॉलेज खुल चुका है। ये मैं टीवी चैनल में आपसे विनती पूर्वक व्यक्तिगत कह रहा हूँ। एंकर जी ने भी कहा कि 7 बार आए मुख्यमंत्री जी, ठीक है, आपको आके 6 बार आए हैं वो, और अगर आप उसे धोखे से 7 बार बोल गए हैं तो उसमें बहुत बड़े उसका संशोधन नहीं करना। पर एक बात जो आपने कही परिवारवाद की, तो परिवार की उपेक्षा की, तो परिवार की उपेक्षा के लिए ये हमारी पार्टी का अपना एक वैचारिक धरातल है, और यह बात दिल्ली में ही तय हुई। आपको मैं स्मरण दिलाऊं, आप अगर ये सोच लो, जो आपने स्थानीय स्टोरी बताई, चर्चा में वो भी है, आपने कोई अपने मन से नहीं बताई कविता जी। चर्चा में ये है कि इस नेता ने उसका समर्थन किया, उस नेता ने उसका समर्थन किया और आपस में लड़ा दिया। ये सारी चर्चा जो आप कर रहे हो ठीक है, पर वस्तु स्थिति है, आज अभी नरेंद्र सिंह जी तोमर ने इसे आम सभा में उल्लेखित किया कि नंद कुमार सिंह चौहान जी के बेटे खंडवा से लोकसभा की टिकट मांग रहे, और ऊपर जब ये तय हुआ कि अगर हम दोनों स्थानों पर बेटों को टिकट देंगे तो संभव है कि पार्टी की जो वर्तमान में सोच है उस सोच के अनुरूप वो फिट न बैठे। और इस नाते आपने देखा होगा कि दमोह चुनाव में भी इस बात की नजर की गई कि जयंत मलैया जी को टिकट नहीं मिली अन्य कारणों से, पर उनके बेटे भी काम कर रहे थे, उनने भी टिकट के प्रयास किए तो उनको नहीं। जब खंडवा में आप देखिए वहाँ कौन सा परिवार की उपेक्षा की बात थी, नाम तो नंदू भैया के बेटे का था, और नंदू भैया के बेटे को जब टिकट नहीं मिली, 4 बार के वो प्रदेश अध्यक्ष रहे। जुगल जी हमारे पार्टी के, जैसे कविता जी ने कहा, सच में, और उनका सबसे संबंध था, कविता जी के परिवार से भी उनका निजी संबंध था, दादा को वो बहुत मानते थे, दादा उनको बहुत मानते थे, ये सब सच है। पर चुनाव की जो बात है, और जो बीएसपी का ये बार बार अपने चैनल में चल रहा है, जो अपने विषय रखा, एक्चुअल में पिछले चुनाव में
ही बीएसपी वहाँ चारों खाने चित्त हो गई थी। बीएसपी का वोट बैंक बुरी तरीके से विंध्य संभाग में हर चुनाव में घटा है। और तब उषा चौधरी ही बीएसपी की नेता हुआ करती थी। उषा चौधरी बीएसपी की टिकट पर कम से कम 5-6 बार जुगल से चुनाव लड़ चुकी और लड़ते लड़ते दूसरे नंबर पर रहती थी। कांग्रेस वहाँ तीसरे नंबर पर रहती थी जब बीएसपी वहाँ लड़ती थी। पर पिछली बार जो उषा चौधरी जी का रिजल्ट आया और उषा चौधरी जी के रिजल्ट के साथ साथ आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस ने अनुसूचित जाति के चौधरी समाज की प्रत्याशी दी थी कल्पना में बेटी को, तो कल्पना को अधिकतम वोट जो जातिगत समीकरण के मिलते हैं वो मिले और कांग्रेस वहां पर कांग्रेस के बीएसपी वहां पर 3rd नंबर पे चली गई। और इस नाते बीजेपी का जहां तक मामला है, मैं कविता जी को बड़े विनम्रता से समर्पित कर रहा हूँ। बीजेपी दरिया है, बीजेपी दरिया है, कतरा नहीं। बीजेपी दरिया है, कतरा नहीं। और बीजेपी को आप खूब प्रचार करिए। सतना आई है, आपका ऐसे स्वागत है परिवार सहित हमारी तरफ से। पर बीजेपी दरिया है, कहीं कोई कतरा नहीं। और आप कुछ भी करिए, वहाँ जीत में बीजेपी के कोई खतरा नहीं। और अगर खतरा नहीं है तो क्षत्रिय वोट साधने के लिए केंद्रीय मंत्री को भी बुलाना पड़ रहा है मात्र उपचुनाव। ये अपना नजरिया भाई साहब, में अपने देखिए नरेंद्र सिंह तोमर, मैं आपकी बात पे आपत्ति कर रहा हूँ व्यक्तिगत, आपसे हाथ जोड़ के विनम्रता। नरेंद्र सिंह तोमर किसी जाति के नेता नहीं है, केंद्र के कृषि मंत्री हैं। और हम लोग कम से कम मीडिया में अगर हम ही लोग इस तरह से कहते रहेंगे, मैं बता रहा हूं, ये आप ही के नेता कहते हैं। आपके खुद प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री चुने जाते हैं तब वो खुद कहते हैं कि मैं दलित ओबीसी से आया हूं, पिछड़े वर्ग से आया हूं। आप राष्ट्रपति चुनते हो, आप कहते हो हमने दलित राष्ट्रपति बनाया। और मैंने ये कह दिया कि क्षत्रिय वोट साधने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर को लाया गया, तो इसमें आपत्ति? वाह नहीं, मैं विनती पूर्वक आपत्ति कर रहा हूँ कि नरेंद्र सिंह सभी वर्गों के नेता चलिए कविता जी, जनता पार्टी के नेता है, वो किसी एक वर्ग के लिए नहीं। क्षत्रिय वर्ग तो वैसे उनका लाडला परिवार है, उसमें उनको कविता जी, राहुल सिंह गाय के लिए घूम रहे हैं, राहुल सिंह भी क्षत्रियों के लिए घूम रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने कुछ मिनिस्टर्स बनाए, आप याद कीजिएगा कि ओबीसी के मंत्रियों का सम्मान, ये ठाकुर का सम्मान, ये ब्राह्मण का सम्मान, इन लोग ने पहली बार भारतीय राजनीति के इतिहास में संविधान के इतर होके इन्होंने इस तरीके का महिमा मंडन किया था जाति समीकरण साधने के लिए। ये जातिवादी हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करते हैं। और जैसा कि आपने कहा, मैं रेगांव की बात करूंगी, जुगल कक्का के घर से हमारे पारिवारिक रिश्ते रहे हैं। मेरे भाई की शादी में वो परीक्षा चढ़ाने गए थे, तिलक चढ़ाने, और बारात के स्वागत द्वारचा से लेके विदाई तक उन्होंने की थी। और हम लोग का बहुत, तो मेरे भाइयों का जब पुष्पराज का इन्होंने अनादर किया तो पूरे रेगांव विधानसभा क्षेत्र की जनता बुरी तरह इनके ऊपर नाराज है और इसका दंड इनको मिलके ही रहेगा। और रही बात शंकर लाल चाचा जी, मैं आपको बता दूं कि आज जनता त्राहिमाम कर रही है। सरसों का तेल जो हम खाया करते थे, हमारी सब्जी बनती थी, पूड़ी बनती थी, आज किसी के घर में पूड़ी सालन नहीं बन रहा क्योंकि तेल है ही नहीं। 60 से 70 रुपया लीटर तेल जो मिला करता था खाद्य तेल, वो 200 रुपए से ज्यादा का हो गया। आखिर जनता कहाँ से? मैं ज्यादातर महिलाओं के साथ बातचीत कर रही हूँ, जैसे ही जानती हूँ तो लोग अपने आप से महिलाएं गुहार मार देती हैं कि हम लोग ने कब से सालन नहीं खाया। हमारे इलाके में, रेगांव इलाके में, इंदरहर रसाद खाने का, बड़ा रिकमच खाने का रिवाज है, लेकिन उसके बावजूद लोगों के घर 6-6 महीने से इंदरहर रसाद नहीं बनी क्योंकि तेल ही नहीं है। और अभी हम लोग ने एक दिन एक ड्राफ्ट देखा है भारतीय जनता पार्टी का कि यदि खुला तेल बेचते हुए पाए गए, मतलब हम लोग के यहाँ राई सरसों हो जाती थी और उसको हम पेरा के कच्ची घानी गोलू का इस्तेमाल कर लेते थे इस इलाके में, क्योंकि हमारा इलाका बहुत ज्यादा समृद्ध नहीं है। तो मोदी सरकार एक ड्राफ्ट ला रही है, यदि खुला तेल बेचते पाए गए, इस्तेमाल करते अब तो उसको प्रतिबंधित करेंगे, आजीवन कारावास की सजा होगी। कहीं से मुझे एक अखबार की कटिंग भेजी, मैं तो हैरान हूँ। आज गैस सिलेंडर जो 414 रुपया को मिला करता था, तो स्मृति ईरानी यदि 10-20 रुपया बढ़ जाए तो सिलेंडर ऐसे लेके घूमती थी सड़कों में, महंगाई डायन उनको खाई जाती थी।
अब जब 1000 से ज्यादा का सिलेंडर है तो महंगाई बयान उनकी सखी सहेली हुई है। कहाँ है स्मृति ईरानी जी, चाचा जी, कहाँ है मोदी जी? देश की गरिमा गिर जाया करती थी 10-20% यदि महंगाई बढ़ जाए। आज गरिमा नहीं गिर रही है, बस आपकी दाढ़ी गिरती चली जा रही है। आपकी दाढ़ी का जितना साइज बढ़ता है उतना ही देश के सामानों में महंगाई बढ़ती चली जाती है। आप लोग किस मिट्टी के बने हुए हैं? आम जनता की आपको पीड़ा का एहसास है क्या? और कॉलेज की बात करें, आप आज बताइए, कल उस कॉलेज में एडमिशन लेने मैं जाऊंगी हजारों बेटियों को लेकर, जमीन नहीं, बिल्डिंग नहीं, और कॉलेज खुल गया भैया। आचार संहिता लगने के एक दिन पहले, क्योंकि लबरा आप जान लीजिए, लबरा की परिभाषा मैंने आपको बता दी है। तो लबरा आए और लबरा ने बताया कॉलेज खुल गया। कहाँ है जमीन, खसरा नंबर, कहाँ है बिल्डिंग? पता लगा कि बिटिया का कितना झूठ बोलेंगे आप लोग। गाल बजाने की भी कोई पराकाष्ठा होती है? अरे शर्म करिए, लिहाज करिए मध्य प्रदेश की जनता और रैगांव की जनता ने इनके झूठ को सबक सिखाने की ठानी है। मैं आपको बता दे रही हूँ कि आप 20 से 25 हजार वोटों से चुनाव हारेंगे, क्योंकि आप लोग लगातार गाल बजाने में नंबर 1 है। आज किसान खाद नहीं मिल रही है, किसान ने हाहाकार मचा हुआ, जगह जगह भीड़ लगी हुई है, लाठी चल रही है और बेचारा किसान प्रताड़ित है। जब भी खाद की जरूरत पड़ती है तो आप महंगाई कर देते हैं और उसके बाद वो तो मिलती भी नहीं है। तो आज आवश्यकता इस बात की कि धरातल में उतरिए। 35 साल के आपके गुनाहों को दंड देने का समय आ चुका है। जनता पूरी तरह मुस्तैद है। मैं यहाँ 1 हफ्ते से हूँ और मैंने लगातार संपर्क किया लोगों से। हर आदमी, जब हम जाते हैं तो वो ये नहीं कहना पड़ता कि हमें किसके लिए, भैया आप जाइए वक्त बदलाव का, हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। जबकि वो ये भी जानते हैं कि सरकार में कोई बनना बिगड़ना नहीं है, क्योंकि ये लूट बूट की सरकार है। लूट के बनी सरकार का कोई चरित्र नहीं होता। जेब कट सरकार आम आदमी के लिए। आज अभी यहाँ का डीजल 107 रुपया है। सुन लीजिए तो आज यदि आपने इतने सवालों की झड़ी लगा दी है, जवाब भी ले लीजिए। तो कल जब हम सुबह उठेंगे तो 108 रुपया रहेगा। ऐसा लगता है कि दाढ़ी की तरह डीजल के रेट भी साए बढ़े चल रहे हैं। आप लोग जो ज्ञान देते हैं अपने प्रधानमंत्री और शिवराज सिंह को दीजिए कि आखिर जनता की जेब की कटी आप क्यों कर रहे हैं? आखिर जनता ने क्या बिगाड़ा है? मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि खाद के दाम 1200 रुपए बोरी थे, आप खाद का दाम 1200 रुपए बोरी कीजिए। डीजल पेट्रोल के जो दाम थे वो 10 के 10 कीजिए। लोग बेहद परेशानी में हैं। चलिए जवाब ले लीजिए। देखिए, मुझे कोई बहुत जवाब देना नहीं, क्योंकि वो भावावेश में कुछ तो भी बोल रही है और डिबेट में। लेकिन तिवारी जी, क्या आपको लगता नहीं है कि महंगाई का कुछ असर वास्तव में है? क्या ये महंगाई मुद्दा नहीं है? महंगाई है, और अगर अपन देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, देखिए आप कृपया मर्यादा रखें। अरे बोलिए आप, मैं चुप हो जाता हूँ और बोलिए। और मैंने आपके बीच में, आपने कुछ भी बोला, मैंने कहीं टोकाटाकी नहीं की। मैं ये कह रहा हूँ कि कितना भी कुछ भी हो, आप जिस स्तर की राजनीतिज्ञ हैं, बड़े घर से हैं, आपको इस स्तर माना चाहिए। ये वो महंगाई है, और अगर यदि हम हृदयहीन नहीं है, यदि हम बाकी की सिर्फ लेक्चर झाड़ रहे हैं, तो फिर हमें कुछ नहीं कहना। अन्यथा कोरोना के कारण जो दैविक विपत्ति आई तो पूरी दुनिया में आर्थिक स्थिति बिगड़ी है। सरकार के जो रकम आती थी, आवक थी, उस आवक में भिन्न प्रकार से कमियां आई हैं। सरकार के खर्चे बढ़े हैं। दुनिया के तमाम देश सिर्फ वैक्सीन खरीदने में आधा बजट लगा चुके हैं, और इन परिस्थितियों में महंगाई है। और महंगाई के बारे में आप भी जान लीजिए कि गरीब को इस महंगाई से बचाने के लिए कोरोना काल में पिछले 11 महीने से गरीब को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाद्यान्न दिया जा रहा है। जनधन खातों में महिलाओं के 500 रुपए लगातार डाले जा रहे हैं। दिव्यांगों के खाते में 1000 रुपए लगातार डाले जा रहे हैं। वैक्सीन भी देश के अंदर तमाम लोगों तक पहुंचाई जा रही है फ्री। और इसलिए आप कुछ भी बोलिए, आप विपक्ष में, हमें अच्छा लगता है। अरे शर्म आनी चाहिए। अरे शर्म किस बात की आनी चाहिए कि हमने बीमा का राज्यांश नहीं जमा किया था और किसानों को बीमा का पैसा नहीं मिला? शर्म इस बात की नहीं आनी चाहिए कि हमने कर्जा माफ करने की बात करी थी तो फिर कहने लगे 50,000 करेंगे। 10 दिन की बात कही थी राहुल भैया ने, गांधी जी ने, राहुल भैया माने ये नहीं, राहुल गांधी ने। और हमने सब 1.25 महीने सरकार चलाए और हमने 20,000, 25,000, 30,000 के कर्जे माफ किए। उस सूची में भी तमाम मरे हुए लोगों के नाम,
जो लावल तो बहुत थे जिनका ऑलरेडी डेड मनी घोषित हो गया था। 1 रुपया हमने किसी बेरोजगार नौजवान को बचत मत में जो कांग्रेस के था कि हम भत्ता देंगे बेरोजगारी का, 1 रुपए नहीं दिया। कन्यादान का 51,000 देंगे, किसी को 1 रुपए नहीं मिला। कफन का पैसा 5,000 मिलता था गरीब को संबल योजना में, दुर्घटना में मर जाए तो 4 लाख मिलता था, आपने बंद कर दिया। 0% ब्याज में पूरे देश में कहीं ऋण नहीं मिलता किसान को, आपने 0% ब्याज बंद कर दिया। शिवराज जी ने 6,000 रुपए को 4,000 जोड़ के 10,000 कर दिया। एक कमेंट कविता जी आपका। मंत्री रोते रहे कि खजाना खाली है, खजाना क्यों खाली है? आपने लूट किया। आप याद करिए कमलनाथ के सेक्रेटरी की डायरी केंद्र की एजेंसियों ने पकड़ी, जो करोड़ों रुपए की लूट के प्रमाण उसमें मिले। वल्लभ भवन को लूट का अड्डा बना दिया। 15 महीने के अंदर तमाम गरीबों की योजनाएं बंद कर दी। कविता जी एक कमेंट आपका 30 सेकंड। झूठ बोलो, बार बार बोलो और 1000 बार बोलो, भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है। हम लोग भारतीय झूठ पार्टी इनको कहते हैं, क्योंकि इनके नेताओं के पास झूठ होता है लगातार। 25-35 सालों का हिसाब रैगांव विधानसभा क्षेत्र की जनता देने के लिए बिल्कुल तैयार है, मुस्तैद है। और भारी वाली हार की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है और इनकी अकुलाहट दिख रही है कि मुख्यमंत्री से सहित 7 मिनिस्टर्स ने डेरा धर रखा है और कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। सेल्समैन को कहा जाता है कि हम तुमको खाद बीज नहीं देंगे यदि कन्यादान विवाह सरकारी रुक जाइए, उसमें यदि आप काम नहीं करते, यदि तुम्हारी चलिए कविता जी, शंकर लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने अपनी बात रखने के लिए। लेकिन रैगांव का रण इतना आसान नहीं होगा किसी भी पार्टी के लिए। बीजेपी एक तरफ सत्ता में है, स्वाभाविक है बीजेपी लगातार अपना पूरा जोर लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस भी लगातार अपना पूरा जोर लगा रही है। और जब ये बीच में जो बात कही जा रही है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार उपचुनावों में, हालांकि वो नहीं लड़ती चुनाव, लेकिन इस बार नहीं लड़ रही है, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को जा सकता है। क्या कुछ और विवाद इसमें हो सकते हैं, क्या कुछ स्थितियां वहां की रहेंगी और जनता की करवट किस तरफ रहेगी, ये देखने का विषय होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।